वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 194 एलए के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, 194 एलए कहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, कंपल्सरी एक्वायर करती है, तो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, चाहे वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई लैंड और बिल्डिंग एक्वायर करती है, कंपल्सरी एक्वायर करती है, तो और जो वो कंपनसेशन देगी उसके अगेंस्ट, ठीक है ना, जो पेमेंट करेगी गवर्नमेंट, मतलब अगर वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इनकम टैक्स में इसको प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल एक ही बात होती है, क्योंकि एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट ईयर जो मैंने आपको बताया था वो नेक्स्ट ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लिखा हो इनकम टैक्स में कहीं पे भी या फाइनेंशियल ईयर लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 194 एलए मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करती है लैंड और बिल्डिंग, यानी कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो और अगर उस कंपनसेशन की कीमत जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए अगर वो 20 लाख की है और केवल 10 लाख ही गवर्नमेंट ने एक साल में दिए, तो 10 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा, ठीक है ना। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। मान लीजिए 2 लाख रुपए केवल गवर्नमेंट ने दिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा दे रही है गवर्नमेंट एक साल के अंदर कंपनसेशन उस लैंड और बिल्डिंग की, तो टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा 194 एलए का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक चर्चा और कर लेते हैं कि भाई मैंने आपको 194 आईए के बारे में बताया था, ठीक है। अब 194 आईए क्या कहता है आपसे कि भाई अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, ठीक है, बाय अ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, कोई भी एक्वायर करे, पर उसके अंदर एक कंडीशन है कि रेसिडेंट जो सेलर होगा वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि रेसिडेंट जो जैसे आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पूरे रहते ही हैं, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट आप मान लीजिए फॉरेनर इस समय फॉर द टाइमिंग। मैं इसकी चर्चा ठीक से करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग द अगर कोई भी 194 आईए कहता है अगर कोई भी बायर जो है वो 50 लाख या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द अकाउंट ऑफ पेई, ठीक है, अगर वो क्रेडिट करे या फिर पेमेंट करे पेई को 50 लाख या उससे ऊपर, तो उसको 1% के हिसाब से टीडीएस काटना है, ठीक है। तो अब जो 194 एलए है वो कहता है 10% के हिसाब से काटना है। मान लीजिए कि अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, ठीक है, तो भाई वो 194 एलए में भी आ गया और 194 आईए में भी आ गया, दोनों सेक्शन के अंदर आ गया। तो कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए 194 एलए पुराना सेक्शन है, तो पहले से आया हुआ है। तो 194 आईए जब आया तो उसके अंदर ही स्पेसिफिकली लिखा गया कि भाई अदर देन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन 194 एलए, मतलब जो 194 एलए के अंदर अगर आ रहा है तो 194 आईए नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भाई जहाँ पे 194 एलए लग रहा है वहाँ 194 आईए नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज़
ये चीज़ उसमें क्लियर है, मेंशन की हुई है 194 IA के अंदर। ठीक है, अब 194 IA के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भाई 194 IA जो है हमारा, मैंने बताया था आपको 50 लाख या उससे ऊपर अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 1% हमको 1% के हिसाब से TDS काटना होता है। ठीक है, पेयर को। तो मान लीजिए हमें इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो भी इसके अंदर देखना है, लैंड या बिल्डिंग जो भी परचेज की गई है, वो उस पर्टिकुलर लैंड और बिल्डिंग के वाइज ये 50 लाख या उससे ऊपर की लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए एक आदमी है, उसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक मकान है, उसका मकान की कीमत, मकान जो है वो 60 लाख रुपए का है मान लीजिए। ठीक है, अब उसको अगर कोई हस्बैंड वाइफ खरीदते हैं, ठीक है, वो 30-30 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, तो अब दो लोग दे रहे हैं पैसे, ठीक है, पर यहाँ पे ये नहीं देगा तो क्या हमारा TDS 1% के हिसाब से कटेगा, यानी 194 IA एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी वाइज देखना है। 60 लाख की प्रॉपर्टी है, ना कि हमें बायर और सेलर कितने ये देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी एक है, एक प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है। ठीक है, तो यानी कि 30 लाख पर जो क्या नाम है वाइफ काटेगी और 30 लाख पे हस्बैंड काटेगा, दोनों एक 1% अपना TDS काट लेंगे 30 लाख पे, यानी कि 60 लाख पर टोटल 1% TDS कट जाएगा। ठीक है, वो जो सेलर होगा उसको 1% TDS काट के जमा कराएंगे दोनों। ठीक है, 30 जो पेमेंट वो कर रहे हैं, यानी 30 लाख वो कर रहे हैं, 30 लाख वो कर रहे हैं, तो दोनों अपने अकाउंट से जब उसको पेमेंट करेंगे तो 30 लाख के ऊपर 1% TDS काट के उसको पेमेंट करेंगे सेलर को। ठीक है, तो बाकी कंडीशंस की चर्चा हम कल करेंगे 194 IA के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।